Good evening. Welcome to Apex English class for 2024 बैंक एग्जाम्स। जैसा कि मेरा आप सब से प्रॉमिस है, 2024 के बैंक एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपको करा दूंगा। डेली हम लोग क्लास करेंगे। आज हमारी 4th क्लास है। अभी तक हम लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बेस्ट अप्रोच सीख ली है। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट टिप्स दे दी हैं, जिन्हें फॉलो करके मैंने इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स खुद स्कोर करे थे। मैं इंग्लिश में शुरू में एवरेज ही था, बट राइट सोर्सेज एंड राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैंने इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करे और सारे बैंक एग्जाम्स में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन किया। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले वर्ड ऑफ द डे, रोज हम लोग एक वर्ड ऑफ द डे रखते हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती रहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश सब्जेक्ट में। चाहे आप प्रीलिम्स दोगे किसी भी बैंक के एग्जाम का 2024 में, चाहे आप मेंस दोगे, आपको वर्ड्स के मीनिंग, उसके सिनोनिम एंटोनिम पता होने चाहिए। तो आज का वर्ड है एबेट। इसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग लेस इंटेंस, ABATE। इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है डिक्रीज। किसी चीज को कम करना उसको कहते हैं अबेट, एंड इसका सिनोनिम है डिक्रीज यानी कि कम करना। एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम मतलब जो चीज उसके ऑपोजिट मीनिंग की हो, वो वर्ड। इसका ऑपोजिट वर्ड है एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना या इंक्रीज करना। तो अबेट से याद रख लीजिएगा, डिक्रीज कम करना, अबेट का मतलब कम करना। अब हम लोग एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट लेंगे। जो मैंने आपको अप्रोच अभी तक सिखाई है फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, वो आज हम अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के किसी भी क्वेश्चन को जब आप एग्जाम देने जाओ तो कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लीड ले लेंगे, जल्दी से सॉल्व करके आगे के क्वेश्चंस पर बढ़ जाएंगे, वही ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आपको एक एवरेज बच्चे की तरह एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करके आना है। इसीलिए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो आपको कोई भी टीचर किसी पेड क्लास में नहीं बताएगा। आपको एक टॉपर की तरह क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड एक टॉपर की तरह अप्रोच रखनी है। वही माइंडसेट मैं आपको दे दूंगा अपनी क्लासेस के थ्रू। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट और सेकंड क्लास करी है उन्हें अप्रोच याद होगी कि कैसे आरसी के सेट को सॉल्व करना है। अगर आप नए हो, आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी थी, तो उसे देख लेना। मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि कैसे आरसी को अप्रोच करना है। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट एग्जाम में आएगा, उसमें ऐसे पैराग्राफ्स गिवन होंगे, 4 या 5 पैराग्राफ होंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास सेट है तो इसमें 3 पैराग्राफ्स आपको अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, एंड इसके बाद 3 पैराग्राफ्स और हैं, यानी कि टोटल 6 पैराग्राफ्स हैं। आपको इन्हें पढ़ना है। उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस का जो इसके बाद दे रखे हैं, इनका आंसर करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे कम टाइम में सॉल्व करने के लिए जल्दी से एक एक पैरा को पढ़ के उस पैराग्राफ को एक वर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पैराग्राफ का थीम क्या है। एक वर्ड में हमें उसे रिप्रेजेंट करना होता है। अगर मान लीजिए 4 पैराग्राफ्स हैं, तो आपको 4 वर्ड्स में पूरे के पूरे पैसेज को रिप्रेजेंट करके अपनी रफ शीट पे नोट करना होता है। मैंने पहले भी बताया था, मेरी क्लास अटेंड करते टाइम आप अपने पास नोटबुक रखिए ताकि आप मेरे साथ चीजों को सॉल्व करें। जो चीजें मैं बताऊं वो आप नोट डाउन करें। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं ताकि हम जल्दी से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज have gained significant attention in recent years as a viable solution to the challenges posed by climate change and the depletion of fossil fuels। इतना तो पता चल गया हमें कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ये होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के बारे में होने वाला है ये। अब देखिए, जब आप नेक्स्ट लाइन भी पढ़ोगे, द शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए फिर से रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। तो ये की वर्ड है रिन्यूएबल एनर्जी, बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है। हम समझ गए कि ये जो पूरा का पूरा पैसेज है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी पे ही होगा किसी न किसी वे में, एंड ये जो पैराग्राफ है इसका थीम है रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप जल्दी से अपनी जो आपकी रफ शीट है या नोटबुक है, तो आप एग्जाम में आपको रफ शीट मिलेगी तो उसमें लिख दीजिएगा रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर RE भी लिख सकते हो आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो टाइम बचाने के लिए। अब हमें इस पैराग्राफ को हम इतना तो समझ गए, एंड मैंने ये भी आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई थी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो हमेशा इंट्रोडक्शन होता है आपके पैसेज का। उसमें इंट्रोडक्टरी लाइंस दे रखी होती है। इसको आप और पढ़ोगे तो इसमें देखिए, इसमें आगे बता रखा है, while renewable energy offers numerous benefits, there are also obstacles that must be addressed।
तो बता रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत सारी बेनिफिट है, एडवांटेज है, एंड उसमें थोड़े से ऑब्स्टेकल भी हैं, थोड़े से ड्रॉबैक भी है। अब हम सेकंड पैराग्राफ पे जा रहे हैं। ध्यान से फर्स्ट लाइन को रीड करेंगे क्विकली। वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज इट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो एक एडवांटेज बता रहे हैं, प्राइमरी एडवांटेज यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज। प्राइमरी का मतलब होता है फोरमोस्ट, सबसे पहली, ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज इट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इसकी एक एडवांटेज है रिन्यूएबल एनर्जी की। अभी तक हमें ये आइडिया लग गया है कि एडवांटेजेस के बारे में होने वाला है ये। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में जिनसे हार्मफुल एमिशन रिलीज होते हैं, विच रिलीज हार्मफुल एमिशन व्हेन बर्न, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, विंड एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस और पोल्यूटेंट्स। देखिए यहाँ भी यही बात हो रही है कि ये जो एनवायरमेंट पे इफेक्ट नहीं करते, क्या बेनिफिट है रिन्यूएबल का, कि वो कोई भी ग्रीन हाउस गैस या पोल्यूशन नहीं कॉज करते। ये बेनिफिट के बारे में बात हो रही है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया इसका थीम है बेनिफिट, तो हमने लिख दिया बेनिफिट। अब आपको पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, जल्दी से आपको उसका थीम समझ के पैरा का आपको नोट डाउन करना होता है वर्ड, उसी से हम क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम जा रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे अनदर बेनिफिट, थर्ड पैराग्राफ। अनदर बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज इट्स पोटेंशियल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस। क्या बात कर रहे हैं इसमें, एक और बेनिफिट की बात कर रहे हैं। अब अगर हम फिर से उस वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे इस पैराग्राफ को बेनिफिट से, तो फिर हमारे दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं, जो फर्स्ट वाला है उसमें हम पहले बेनिफिट की बात करिए, किसकी करिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप चाहो तो जल्दी से अपने सेकंड वाले वर्ड के साथ लिख लो एनवायरमेंट, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि एनवायरमेंट के बारे में बात हो रही है उसमें। अब जो हमारा थर्ड है, ये भी बेनिफिट के बारे में बात कर रहा है थर्ड पैराग्राफ। इसमें क्या बात हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। देखिए फर्स्ट लाइन में गिवन है, अनदर बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज इट्स पोटेंशियल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जब आप एक नॉर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करोगे तो जहां पे वो पावर जनरेट हो रही होगी वो उसका सेंटर होगा, वहां से वो सारे घरों में सप्लाई होगी। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में ऐसा नहीं है, अगर सबके घर में सोलर पैनल लगे हैं, सबके घर में अपनी पावर खुद प्रोड्यूस हो रही है। तो यही है डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर को रिमूव कर देना। एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस, इससे इंडिपेंडेंस भी मिलेगी कि हम किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है एक्सटर्नल सोर्स पे, हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेनी रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम सच एज, देखिए अब इसमें यहाँ पे वही बात आ गई ना जो मैंने आपको बताया, रूफटॉप सोलर पैनल्स और स्मॉल विंड टर्बाइंस कैन बी इंस्टॉल्ड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। अब इसमें हमें ये बता दिया है किस बारे में बात हो रही है, इसमें सिंपली बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। जल्दी से आप अपना थर्ड वाले का लिख दोगे एडवांटेज, एडीवी, एडवांटेज का शॉर्ट फॉर्म, और लिख दोगे साथ में डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि ये जो पैराग्राफ है थर्ड पैराग्राफ, वो है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। अभी तक हमारे पास तीन वर्ड हो चुके हैं जो हमारे हमने इन तीन पैराग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करे हैं, मतलब इन तीन पैराग्राफ्स को हमने रिप्रेजेंट करा है। फर्स्ट वर्ड है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी, सेकेंड वर्ड है हमारा बेनिफिट जो है एनवायरमेंट, थर्ड है हमारा बेनिफिट जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग क्विकली मूव करेंगे फोर्थ पैराग्राफ पे। The availability of these sources fluctuates based on weather conditions, leading to variability in energy generation. This necessitates the development of energy storage technologies and smart grid system to ensure a reliable and stable power supply. तो इसमें एक इसका नेगेटिव बताया है यहाँ पे, आप ध्यान से इसको समझो इन दो लाइंस को। जो फोर्थ पैराग्राफ है सबसे टॉप पे आपको शो हो रहा है कि द जो इनकी अवेलेबिलिटी है सोर्स की फ्लक्चुएट हो रही है, ये कांस्टेंट नहीं रह पा रही। एंड देखिए इसी में लिखा हुआ है आगे कि टू इंश्योर अ रिलायबल एंड स्टेबल, मतलब रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक आप अपने उसमें लिखोगे, वर्ड्स जहाँ पे आपने लिखे हैं फोर्थ वर्ड आप लिखोगे ड्रॉबैक, ठीक है। और क्या है वो ड्रॉबैक, उसके आगे डैश करके आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ पाती इसमें। फिफ्थ पैराग्राफ पे क्विकली मूव ऑन करोगे, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस लाइन में क्या बताया गया, तो सिर्फ आपने अपने वर्ड लिख लिए, वही बेस्ट अप्रोच है, टाइम आपका सेव हो जाएगा बहुत ज्यादा। और कोई एवरेज स्टूडेंट होगा तो बार बार इस चीजों को याद करने की कोशिश करेगा कि अच्छा ये ड्रॉबैक है, ये बेनिफिट है, इस बेनिफिट से ये हो गया। आपको ये सब याद रखना ही नहीं है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच दे रहा हूँ जो मैंने खुद फॉलो करी थी। कॉस्ट। अब हम लोग आ गए हैं फिफ्थ पैराग्राफ पे।
कॉस्ट इज अनदर सिग्निफिकेंट चैलेंज। एक और हमें चैलेंज या फिर ड्रॉबैक कह लो या चैलेंज कह लो, कॉस्ट। तो आप जल्दी से अपनी फिफ्थ वर्ड आप लिख लोगे कॉस्ट। कॉस्ट एक ड्रॉबैक है क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इसकी। While the cost of renewable energy technology have been decreasing over the years, they still require substantial upfront investment. Upfront investment इनमें बहुत ज्यादा है, यानी कि जब इनको सेटअप करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। यानी कि आप घर पे सोलर पैनल लगाओगे तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, भले ही वो उसके बाद आपके लिए टेक्निकली फ्री ही हो जाए पार। तो इस बारे में इसमें बात होगी, आप एक दो लाइन और पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। इसमें एक्सपेंसिव वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है इस पूरे पैरा में, वही कीवर्ड है। इसका मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक, देखिए इकोनॉमिक बेनिफिट की बात हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो पैराग्राफ है ये कॉस्ट के बारे में है। आपने कॉस्ट लिख लिया अपने रफ शीट में, अब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप गए, इन कंक्लूजन। ये लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में हमेशा कंक्लूजन के बारे में बात होती है, इसमें एक ब्रॉडर इमेज गिवन होती है। मोस्ट ऑफ द आरसीज में ऐसा ही होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, लास्ट पैराग्राफ में आपको एक कंक्लूजन दिया जाता है। इन कंक्लूजन, रिन्यूएबल एनर्जी होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल। पॉजिटिव वे में बात करी है इन्होंने कि कंक्लूड करा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है in addressing the energy and environmental challenges we face today. It offers sustainability, energy independence and improved air quality. इसके एक और थोड़े और बेनिफिट इन्होंने बताया, सस्टेनेबल है, एनर्जी इंडिपेंडेंस, ये तो दो बता ही दिए थे हमें सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में। एक और इन्होंने बताया इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद इसके जो ड्रॉबैक इन्होंने बताए थे कि कैसे ये स्टेबल नहीं है, एंड कॉस्ट वाला जो है वो इन्होंने बता रखा है। तो कुल मिला के आपके पास 6 वर्ड्स हो चुके हैं जो आपने अपनी रफ शीट में नोट करे। अब आप क्विकली मूव ऑन कर जाओगे क्वेश्चंस पे। आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। जो आपने अपनी रफ शीट पे लिखा है वही आपको फुल मार्क्स दिलाएगा आरसी में, चाहे कितने भी हार्ड आरसी आ जाए, आप इसको सॉल्व कर जाओगे मैक्सिमम, यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, what is one primary advantage of renewable energy sources mentioned in the passage? क्या है एडवांटेज प्राइमरी? हमने क्या लिखी थी फर्स्ट एडवांटेज? अब जल्दी से आपके दिमाग में आएगा, अपनी कॉपी में आप अपने रफ शीट पे देखोगे सेकंड वर्ड क्या था हमारा। हमारा सेकंड वर्ड क्या था? आप इसका आंसर खुद ही मेंशन कीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। हाउ डज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट एनर्जी इंडिपेंडेंस? डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। डिसेंट्रलाइजेशन कीवर्ड हमने क्वेश्चन में देखा। डिसेंट्रलाइजेशन हमारा कौन सा वर्ड है? फर्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड है, थर्ड वर्ड है? वो हमारा थर्ड वर्ड है। इसका मतलब इसका आंसर हमें मिल जाएगा थर्ड पैराग्राफ में। जल्दी से थर्ड पैराग्राफ पे जाओ जब आप एग्जाम दे रहे हो, एंड वहां पे देख लो आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। इसमें से पूछ रहा है कि कैसे इफेक्ट पड़ेगा, क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेगा, क्या ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर कम करेगा, या इम्पावर करेगा कम्युनिटी को, या रिलायबल एंड स्टेबल पावर सप्लाई। तो जल्दी से हम थर्ड पैराग्राफ पे गए, हमने देख ढूंढा अपने इसको, एंड यहाँ पे उन्होंने बता दिया रिड्यूसिंग द नीड फॉर एक्सटेंसिव ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने करेक्ट आंसर मार्क कर दिया क्योंकि ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन ए की भी अगर हम बात कर ले, प्राइमरी एडवांटेज क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, इज इट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सेकंड पैराग्राफ में, जो आपने अपने वर्ड्स में भी नोट करा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। What is one challenge associated with the widespread adoption of renewable energy? क्या चैलेंज है वो जो रिन्यूएबल एनर्जी पे सबसे बड़ा है वाइड स्प्रेड ऑफ उस पे? फर्स्ट है हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, बी है एक्सेसिव ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सी है अनरिलायबल पावर सप्लाई, डी है इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन। क्विकली आपके आपके पास अपने वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स में आपने पैराग्राफ को मेंशन कर रखा है। आप क्विकली चेक कर सकते हो, उन्हीं पैराग्राफ्स में जाके आप आंसर को ढूंढोगे। आपको फिर से पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, वो लोग बार बार पैसेज को पढ़ते हैं, सोचते हैं कि हमें याद हो जाए ताकि जब क्वेश्चन हम सॉल्व करें हमें वापस चेक न करना पड़े। यही सबसे बड़ी गलती है। आपको ऐसा नहीं करना, वर्ड से रिप्रेजेंट करा, आपको पता है कि अब कौन से पैराग्राफ्स में आपको इसका आंसर ढूंढना है। तो ये जो दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसके आंसर्स आप खुद ढूंढिए, पैराग्राफ को पढ़िए, जो मैंने आपको अप्रोच बताई वर्ड्स की, उन वर्ड्स की हेल्प से क्विकली इन्हें सॉल्व कीजिए।
आपका जो आरसी का सेट है वो 3 से 4 मिनट में पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए, जिसमें 4-5 क्वेश्चन गिवन होते हैं, इसमें इंक्लूडिंग द रीडिंग टाइम एंड ये। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आपको हर सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पैराग्राफ का थीम समझो एंड मूव ऑन कर जाओ। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, 2024 के बैंक एग्जाम्स के लिए बेस्ट सोर्स मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ, बिगिनर टू बैंकर 2024 कोर्स। जब मैं 2022 में यानी कि आज से 2 साल पहले अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने स्टार्ट किया था यही कोर्स पढ़ना, क्योंकि मुझे जब मैंने यूट्यूब देखा तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस मुझे मिल जाती थी, मुझे कंफ्यूजन हो जाता था कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एंड वहाँ पे ऐसे ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे जिन्होंने खुद कभी बैंक के एग्जाम क्लियर भी नहीं करे। इसीलिए मैं एक ऐसा सोर्स चाहता था जो बाकी स्टूडेंट्स ना फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि क्राउड मेंटालिटी से क्या रिजल्ट आता है। आप अगर भीड़ को फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट भी बाकी सबके तरह ही आएगा। तो ये जो कोर्स है, इससे मैंने अपनी पूरी की पूरी तैयारी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड बाकी बहुत से बैंक एग्जाम्स क्लियर करे। सो इस कोर्स में आपको क्लासेस मिल जाती हैं जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इन सब की शॉर्ट ट्रिक्स, जो लेटेस्ट पैटर्न के आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है 10 से 15 सेकंड में, क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है कौन से टाइप के क्वेश्चन में, वो सब सिखा दिया जाता है। एंड उन्हीं क्लासेस में आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए जाते हैं नए टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। इसी के साथ आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिखा दिए जाते हैं। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरी कोई इससे कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको जेन्युइन सोर्स मिले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स ऐसे ऐसे कोर्स प्रमोट कर रहे हैं जिससे पढ़ के सिर्फ उनकी मनी मेकिंग मशीन चलेगी, बट आपको एक्चुअली कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आपका सिलेक्शन तब भी नहीं हो पाएगा। मेरे पास डेली हजारों बच्चों के मैसेज आते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर हमने ये इस वाली एकेडमी का कोर्स ले लिया था, हम उस वाली एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था हमने, बट फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हमने गलत सोर्स को फॉलो करा। सिर्फ गलत सोर्स फॉलो करने की वजह से ही सिलेक्शन रुकता है। ये बेस्ट टाइम है आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। अगर आपको 2024 में बैंक के एग्जाम क्लियर करने हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन आज से शुरू कर दीजिए। इस कोर्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपके हेल्प के लिए, एंड कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है। इससे जिस स्टूडेंट ने प्रिपरेशन कर ली उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा 2024 में, चाहे आप किसी भी बैंक एग्जाम को टारगेट करके चलो। इसी में आपको सारी की सारी डिजिटल बुक्स मिल जाती हैं जिसमें सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, मतलब सारे टॉपिक्स के आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे प्री और मेंस के लिए। इसके बाद आपको और किसी भी सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी से आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो आप इसको लेके आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मैं आपको इंग्लिश डेली क्लास लेता रहूंगा। इंग्लिश की प्रैक्टिस भी आप इसी कोर्स के अंदर से ही करेंगे, किसी भी मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस नहीं करेंगे एंड किसी भी फ्री पीडीएफ से नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। जैसे क्वेश्चन इस कोर्स में गिवन है बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अपने 2024 में। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। ऑल द बेस्ट।